Welcome back to another session of history, that is nationalism in India. तो स्टूडेंट्स हमने देखा लास्ट सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पार्टिसिपेंट्स देखे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उनके उसके पार्टिसिपेशन। तो 5 से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, रिच पेजेंट्री, पुअर पेजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड वुमेन। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स तो इतने सारे थे, लेकिन स्टूडेंट जैसे कुछ कम्युनिटीज थी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो लिमिटेशंस थे ये मूवमेंट के स्टूडेंट्स। मतलब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ चीजों की वजह से या फिर कुछ बोल सकते हो कि लिमिटेशंस की वजह से सीडीएम जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, स्ट्रगल अच्छे से नहीं किया जा रहा था। तो सबसे पहला रीजन देखेंगे हम कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम देखेंगे जो बी आर आम्बेडकर है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, उन्होंने जो डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, क्लियर स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से एक इश्यू हुआ था यहाँ पर, उसको हम स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट रीजन वाज you can see separate electorates for Dalits by B.R. Ambedkar, the demand of separate electorate। अब स्टूडेंट्स आपको पहले से पता है, कुछ नॉलेज इसके बारे में मैं आपको देना चाहती हूँ। जो दलित्स है उनको हमारे यहाँ पर अनटचेबल्स बोला जाता है। अनटचेबल्स दैट इज बहुत पहले ट्रेडिशनल इंडिया में, जहाँ पर हमारी सोसाइटी बोल सकते हो कि सती प्रैक्टिस करती थी, या फिर बोल सकते हो आप वहां पर अनटचेबिलिटी कॉमन थी बहुत ज्यादा। तो दलित थे ना स्टूडेंट्स, वो टाइम पे उनको क्या माना जाता था यहाँ पर कि वो अनटचेबल था। तो गांधी जी ने बोला कि इनके सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए या इनके काम को डिग्निफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गांधी जी ने खुद उनके काम को किया। दैट इज स्टूडेंट्स, आपको पता है भंगी होते हैं, एक्चुअली इट इज अ बैड वर्ड, बट वो जो होते हैं वो टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वो सब क्लीन करते हैं। तो जब तक हम वो काम नहीं करेंगे तब तक उनका वर्क डिग्निफाई नहीं होगा, क्लियर स्टूडेंट। तो गांधी जी जैसे लीडर ने भी क्या किया स्टूडेंट्स, वॉशरूम क्लीन किए थे एक्सेट्रा, ताकि लोग उनके काम को रिस्पेक्ट करें। पहले क्या होता था, उनको देखेंगे ना, उनका परछाया भी पड़ता था ना उनके घर पे, दलित जाते रहेंगे और उनके कोई अगर समझो रिच पर्सन रहेगा या कोई भी, तो अगर दलित का परछाया पड़ता था ना उनके घर पे, तो उन लोग गंगा जल छिड़कते। तो ये गलत है स्टूडेंट, बराबर। तो बी आर आम्बेडकर जो है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर एंड गांधी जी दोनों ये कॉज के लिए लड़ते थे कि दलित को क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलना चाहिए, बराबर। उनको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी दो जो बाकी सबको मिल रहा है। तो बी आर आम्बेडकर ने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, दलित्स को ऑर्गेनाइज किया एंड एक एसोसिएशन बनाया, डीसीए, दैट इज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, इन 1930। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बी आर आम्बेडकर ने क्या बनाया, दलित्स के लिए एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम क्या था, दलित दैट इज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। कब बनाया ये, 1930 में बनाया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, बी आर आम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में कुछ मचमच हो गई, उनके आइडियाज क्लैश करने लगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब हम देखेंगे, एंड जो बी आर आम्बेडकर ने है उन्होंने डिमांड कर दी कि दलित के लिए ना इलेक्टोरेट ही सेपरेट दे दो। तो स्टूडेंट्स ये बात गलत हो गई यहाँ पर कि अलग से पूरा इलेक्टोरेट कैसे दे। अगर समझो इलेक्टोरेट पूरा दे दिया यहाँ पर तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कंट्री डिवाइड हो जाएगी, या रूल जो है वो उनके पास आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको सीट दे सकते हैं। So when the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhiji began fast and to test. And तभी तो स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, एंड ब्रिटिशर्स का काम था कि अगर 2% झगड़ते हो ना तो उसमें मिर्ची डालना या घी डाल देना, तो ताकि और ज्यादा झगड़ा हो जाए एंड कंट्री डिवाइड हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने तो अम्बेडकर की डिमांड एक्सेप्ट कर ली, क्लियर, कि हाँ भाई बराबर है, आपको तो इलेक्टोरेट अलग मिलना चाहिए दलित्स के लिए, आपको सेपरेट पूरा एरिया मिल जाना चाहिए रूल करने के लिए, आपकी गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, क्लियर। लेकिन गांधी जी ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट, बिकॉज अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को दिया तो कल उनके दूसरे कम्युनिटीज आएंगे, करेक्ट, वो लोग भी क्या मांगेंगे, मुस्लिम्स है वो आएंगे, वो बोलेंगे अरे हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हिंदू आएंगे वो भी बोलेंगे हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो ये गांधी जी ने बोला कि ये गलत है। तो यहाँ पर जब बी आर आम्बेडकर ने अपनी डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली, बट गांधी जी को पता ये गलत है, तो गांधी जी ने फास्ट टू डेथ रखा। मतलब यहाँ पर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक गांधी जी कुछ नहीं खाएंगे, फास्टिंग पे रहेंगे,
भले मर जाए लेकिन फास्टिंग पे रहेंगे। He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. अब स्टूडेंट्स गांधी जी को पता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित्स को दिया तो कंट्री है ना धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, इंटीग्रेट होने की जगह मतलब यूनाइट होने की जगह क्या हो जाएगी, डिसयूनाइट हो जाएगी, टूट जाएगी कंट्री। आई मीन पूरी कंट्री सोसाइटीज में डिवाइड हो जाएगी। So Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was Pune Pact of September 1932. फिर स्टूडेंट्स डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चलो मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट मत देना दलित के लिए, हम उनको और कुछ अपॉर्चुनिटी दे देंगे। तो हम बोल सकते हैं आम्बेडकर ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर दिया गांधी जी ने जो बोला वो, एंड इसका रिजल्ट हुआ स्टूडेंट्स पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। मतलब एक अग्रीमेंट साइन किया गया कि इनको इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा एंड हम बैठ के इस पे डिस्कस करते हैं। So it was known as Pune Pact of September 1930. सितंबर में हुआ था 1932। अब स्टूडेंट्स ये पूना पैक्ट अग्रीमेंट में क्या लिखा था? It gave depressed classes reserved seats in provincial and legislative council, but they were to be voted in by general electorate. अब स्टूडेंट्स इनको है ना रिजर्व सीट्स जैसे आज हमने दी है ना, आज एससी एसटी दैट इज शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ये सब के लिए ना हमारे गवर्नमेंट में सीट्स रिजर्व्ड है, हमारे पार्लियामेंट में भी सीट्स रिजर्व्ड है। क्लियर? अब पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स रखी है स्टूडेंट्स हमने, लेकिन वोटिंग कौन करता है? जनरल इलेक्टोरेट, मतलब पीपल ऑफ द कंट्री वोट करता है। समझा आपको? मतलब उनको हम रिजर्व सीट्स देंगे, 20% आपके लिए रिजर्व है एससी के लिए, 15% एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि यही पर्सन रूल करेगा, हम ये फिक्स नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स को बोलो खड़े रहने, लोग वोट करेंगे, वही जाएगा पार्लियामेंट में। समझा स्टूडेंट? तो रिजर्व रहेगी सीट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट उनको वोटिंग के थ्रू जीतना पड़ेगा, एंड वोटिंग कौन करेगा? जनरल इलेक्टोरेट मतलब जनरल पब्लिक। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. Clear? So Dalit movement जो है students वो बोल सकते हो कि इससे ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया फिर। तो हमने देखा ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो लिमिटेशन था कि लोगों ने ज्यादा सीडीए में पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज बहुत सारे इंटरनल इश्यूज थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बी आर आम्बेडकर organized Dalits into depressed classes association and he clashed with Mahatma Gandhi at second round table conference. Why he clashed? Because he wanted separate electorate for Dalit. But you can say Gandhiji was not Gandhiji did not agree to this idea. When British government accepted Ambedkar's demand, Gandhiji started fast to them because Gandhiji को पता था British क्या करते हैं, divide and rule policy खेलते हैं। So he believed that separate electorates, अब गांधी जी क्या बिलीव करते थे? सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दलित को दे दिया तो वो अलग हो जाएंगे, एंड अलग हो जाएंगे तो सारे प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन के नहीं, मतलब पूरा कंट्री यूनाइट नहीं होगा, उल्टे का डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1942। एंड वो अग्रीमेंट हुआ स्टूडेंट्स अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में, एक पैक्ट साइन हुआ एंड पैक्ट के अकॉर्डिंग उनको सीट्स रिजर्व की जाएगी, मतलब उनके लिए रिजर्व रखी है सीट्स पार्लियामेंट में। प्रोविंशियल मतलब स्टेट, सेंट्रल मतलब बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों जगह पे लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रोविंशियल मतलब यहाँ पर राज्यसभा एंड सेंट्रल मतलब लोकसभा, तो दोनों में इनके लिए सीट्स रिजर्व है दलित्स के लिए, बराबर। लेकिन कैंडिडेट्स को फिक्स नहीं किया जाएगा कि भाई यही पर्सन हमेशा जाएगा, वो सीट्स में अगर लोगों ने जिसको वोट किया वही पर्सन जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पर होता है। तो दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रीहेंसिव, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लगा था, एंड उन्होंने बोल सकते हो कि एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन बाद में। तो यहाँ पर और एक आता है स्टूडेंट्स कि हरिजन्स किसको बोलते हैं? गांधी जी ने हरिजन्स किसको बोला है? दलित्स को हरिजन्स बोला है स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज दे फील लाइक दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो उनको एंटाइटल किया है दलित्स को महात्मा गांधी जी ने हरिजन, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मतलब इतना अच्छा स्टेटस दलित्स को हमारे यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये तो हमने देखा स्टूडेंट। अब क्या लगता है नेक्स्ट क्या रहेगा? मैं तो गेस कर सकती हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो है उनके बीच का जो राइट्स है ना, वो एक काइंड ऑफ
मूवमेंट का लिमिटेशन बन सकता है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम वाज लिमिटेड। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था पता है, हमने देखा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर वो फॉलो अप हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। क्लियर? तो जब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गया, तब हम देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम्स है ना, उनको ट्रस्ट ही नहीं रहा। वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर हमारा कुछ होने नहीं वाला है। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, तब जब सीडीएम लॉन्च हुआ बाद में जब, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया स्टूडेंट। दे फेल्ट कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना करके एक पर्सनालिटी है, मुस्लिम लीडर लीग जो है उसका लीडर है, मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानते होंगे, आपको पता होगा इनके बारे में। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ही वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। उसने क्या किया, जैसे दलित्स ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था मुस्लिम्स भी कर रहे थे, बिकॉज एक करेगा तो दूसरा करेगा। yes. तो मुस्लिम्स ने भी क्या किया स्टूडेंट्स, डिमांड कर दी थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना है, वो लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बोला ठीक है चलो, दलित्स को नहीं दिया तो हमें भी आप करो, आप क्या करो, आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दो। तो उन्होंने भी ये डिमांड को गिव अप कर दिया कि हाँ चलो, मुझे भी चल जाएगा अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दोगे। लेकिन सेम जो स्टेट बोल सकते हो लोकसभा राज्यसभा है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली, वहां पर आप हमें रिजर्व सीट्स दो। जैसे उन्होंने किया, हम देखेंगे वैसे ही मुस्लिम्स ने भी यहाँ पर किया, डिमांड रखी। So Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in central and provincial assembly and representation in proportion to population in Muslim dominated province. तो स्टूडेंट, दो जगह पे हाईएस्ट मुस्लिम्स थे, एक बंगाल एंड एक पंजाब। आप देखोगे ना, ये दो एरियाज मुस्लिम से भरे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, रिजर्व सीट्स दे देना हमको लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन उन्होंने और एक डिमांड रखी कि जहां पर हमारा पॉपुलेशन मेजोरिटी में है ना, वहां पर हमारा कैंडिडेट ज्यादा होंगे, हमें सीट ज्यादा दो। जैसे कि बंगाल में 99% है मुस्लिम, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 99% है, मतलब अगर 10 लोग खड़े रह रहे हैं वहां पर कैंडिडेट, तो 9 मुस्लिम होंगे। समझे? तो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में हमारा रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमारे कैंडिडेट्स वो एरिया में खड़े रहे। सब स्टूडेंट समझ गए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने डिमांड को दैट इज गिव अप कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए हमें भी, जैसे दलित ने किया, बी.आर. अम्बेडकर ने किया, एंड उनको भी रिजर्वेशन। Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all-party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. So, students, हम बोलेंगे ना कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बहुत टाइम से चल रहा है, तो वो करेक्ट है, बिकॉज बोल सकते हो दोनों साइड से बराबर के हैं। अब यहाँ पर जब मोहम्मद अली जिन्ना ने गिव अप कर दिया है कि मत दो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन फिर भी एम.आर. जयकर जो है ना, हिंदू महासभा के लीडर, उन्होंने ये डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको रिजर्व सीट्स भी नहीं देंगे। तो जो होप्स थी ना कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर इनको रिजर्वेशन देंगे तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कम हो जाएगा एक्सेट्रा, तो ये डिसअपियर हो गई स्टूडेंट। ये होप्स लोगों में जो थी ना सॉल्व करने की कॉन्फ्लिक्ट, वो डिसअपियर हो गई। कब हुई स्टूडेंट? जब एम.आर. जयकर जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, जब सीडीएम स्टार्ट हुआ तो तभी बहुत ज्यादा टस्सल चल रहा था किसके बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज के। So alienated from Congress, large section of Muslims could not respond to the call for united struggle. अब कांग्रेस में तो स्टूडेंट ज्यादा मुस्लिम्स थे नहीं, तो बोल सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पीपल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उनको डर था कि अगर हिंदूज जीत गए, करेक्ट, अगर कांग्रेस जीत गई नेशनलिज्म में, बोल सकते हो कि एकदम सक्सेसफुल हो गई, तो क्या होगा स्टूडेंट कि हिंदू डोमिनेटेड कंट्री बन जाएगा, जहां पर माइनॉरिटीज में कौन है, मुस्लिम्स है, तो मेजॉरिटी में हिंदूज है, हिंदूज डोमिनेट करेंगे उनको स्टूडेंट। तो उनको ऐसा डर लग गया कि यहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म रूल आ सकता है हिंदू का, उनके कल्चर, मुस्लिम के कल्चर, उनके आइडेंटिटी को क्या किया जाएगा, हिंदू के थ्रू उनको डोमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रस्ट होने लगा, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स है वो
नहीं एंटर कर पाए ये। तो हमने देखा ये मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। दिस वाज द सेकंड रीजन ऑफ लिमिटेशन ऑफ सीडीए। एक बार इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो ल्यूकवार्म थे। ल्यूकवार्म मतलब दे वर नाइदर वेरी मच एक्साइटेड, ना लोग बहुत ही इग्नोर कर रहे थे। ल्यूकवार्म मतलब पानी कैसा होता है स्टूडेंट्स, ना गर्म ना ठंडा, ल्यूकवार्म है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हम देखेंगे मुस्लिम्स जो है वो एलियनेट हो गए कांग्रेस से। मतलब उनको लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा हमारा, एलियनेट मतलब अलग हो गए कांग्रेस से। उन्होंने बोला नहीं होने वाला है हमारा कुछ। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने तो गिव अप कर दिया कि डिमांड जो है मुस्लिम लीग का हेड है दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो डिमांड को ही गिव अप कर दी कि दैट इज हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ क्या करो आप रिजर्व सीट्स दे दो, एंड जहां पर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा है वो एरियाज में हमारे कैंडिडेट ज्यादा होने चाहिए, मतलब हमारे रूलिंग पीपल ज्यादा होने चाहिए। बट स्टूडेंट्स ये नेगोशिएशंस मतलब जैसे पूना पैक्ट ऑफ सितंबर बना था, हमने देखा दलित के टाइम पे, बी आर अम्बेडकर के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। क्यों? बिकॉज एम आर जयकर जो हिंदू महासभा के हेड है उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया और आगे बात बढ़ी। तो सीडीएम जब स्टार्ट हुआ तब तो स्टूडेंट्स दोनों के बीच में बहुत टसल चल रही थी, एंड कांग्रेस में तो मुस्लिम्स थे नहीं, तो हम देखेंगे मुस्लिम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए यूनाइटेड स्ट्रगल के कॉल। तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो डरे हुए थे कि मुस्लिम का स्टेटस माइनॉरिटी में है इंडिया में, तो मेजॉरिटी जो हिंदू है वो क्या करेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे। जैसे श्रीलंका में हमने देखा था जो सिन्हाला थे वो तमिल्स को डोमिनेट कर रहे थे। So this was about limitations of CDM, civil disobedience movement. 3 marks के लिए 5 marks के लिए पूछा जाता है। अभी आप इसको ऐसे ही गो थ्रू करना MCQs के लिए, लेकिन जब पढ़ेंगे हम इसे तब क्वेश्चन आंसर्स में ये 5 मार्क्स के लिए, 2 हाफ और 3 मार्क्स 1 हाफ बना। So let's move to the next. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, पता है काइंड ऑफ नेशनलिज्म की स्पिरिट है कि जब हम एक साथ रहेंगे, पूरे यूनाइटेड रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को हरा सकते हैं। अगर हम सेम नेशन के पार्ट है तो ऑब्वियसली हमें एक साथ रखने वाली चीजें कौन सी रहेगी, आप देखोगे जो यूनिटी है वही हमें एक साथ बाइंड करके रखेगी। डियर स्टूडेंट्स आज की बात करूं अगर मैं, अभी जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, हमारी कंट्री क्या है स्टूडेंट्स, पूरी एक साथ मिलकर लड़ रही है। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा बीच में पता थाली बजाने का एक्सेट्रा, तो वो सब क्या था स्टूडेंट्स, यूनिटी प्रूव करना। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। So nationalism spread when people began to believe that they are part of same nation. तो स्टूडेंट्स नेशनलिज्म कब स्प्रेड होता है, जब हम देखेंगे सब लोग ये भी सोचे कि हम ये नेशन से बिलोंग करते हैं। आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर ऐसे लोग हैं स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम एक कंट्री के नहीं है एक्सेट्रा। इसलिए टेररिस्ट अटैक ज्यादा होते हैं। तो जब हम ये हमारे कंट्री के हर एक पर्सन ये सोचेगा कि हम ये कंट्री के हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिटी बढ़ जाएगी एंड हम किसी भी चीजों के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। Nationalism spreads when people began to believe that they are all part of same nation, when they discover some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of people? अब ये तो नेशन है स्टूडेंट, ये सबके दिमाग में कैसे लाना, ये नेशन के बारे में जो यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी ये नहीं पता। तो ये देखते हैं, how did people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? इंडिया में जैसे हमें पता है स्टूडेंट कितने सारे लैंग्वेज है, कितनी सारी लैंग्वेज ग्रुप्स है, कितने सारे रीजन्स कम्युनिटीज है, तो ये सब के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे लाएंगे, मतलब सब एक साथ ऐसा कब सोचेंगे कि हमारी कंट्री। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग came partly through the experience of united struggle. ये कब आया स्टूडेंट्स, जब स्ट्रगल हुआ, अलग अलग कम्युनिटीज ने क्या किया उसमें पार्टिसिपेट किया, तब लोगों को ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जो है ये बहुत चलने लगी। But there was also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. अब हम देखेंगे स्टूडेंट
सिर्फ यही चीज नहीं थी, हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोसेसेस भी हुए हमारे यहाँ पर, जिससे हम बोल सकते हैं कि नेशनलिज्म ने लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर कर दिया। मतलब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म। ये क्यों हुआ? बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस में क्या आएगा पता है? फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल, ये सब लोगों के दिमाग में सेट हो गए एंड दे आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। This helps create an image with which people can identify nation. अगर मैं भारत माता बोलूं तो मैं किससे बिलोंग करती हूँ? इंडिया से बिलोंग। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो स्टूडेंट्स ये नेशनलिज्म का ही एक काइंड ऑफ ग्रोथ का ही नतीजा है कि आज इंडिया को हम किससे एसोसिएट करते हैं? भारत माता। तभी हमने इसका इमेज बनाया नेशनलिज्म के टाइम पे, हमने इसको बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई किया कि ये भारत माता का इमेज है, इसी को हमें मानना है नेशनलिज्म के टाइम पे, इसलिए आज हम उसको भारत माता से ही एसोसिएट। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे वंदे मातरम, तो आपको पता ही होगा, क्लियर। वो किसने लिखी है स्टूडेंट्स? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब किसने लिखी है स्टूडेंट्स? ये तो पहले से ही पता है सबको कि वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय। अब ये जो भारत माता का इमेज है ना स्टूडेंट, सबसे पहला किसने बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहला भारत माता का इमेज बनाया। अब स्टूडेंट्स इसको पेंट किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इमेज बनाना एंड पेंट करना अलग होता है। तो इमेज बनाया किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड इमेज को पेंट किसने किया? पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ नहीं स्टूडेंट्स, अवनींद्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, so the image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1870s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Hymn मतलब एक song which is devoted to our motherland. तो वंदे मातरम उन्होंने लिखा। Later it was included in his novel आनंद मत। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसमें बहुत 1 मार्क क्वेश्चंस है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवेल भी लिखी है स्टूडेंट्स, आनंद मत। एंड आनंद मत में उन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया? वंदे मातरम को उसमें पब्लिश कर दिया वो नॉवेल में। एंड इसको बहुत ज्यादा गाया जाता था स्टूडेंट स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। क्लियर? हमारे यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आपको मैं बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन ये मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने दे sang it. Moved by Swadeshi movement, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as calm, composed, divine and spiritual. Calm, composed, divine and spiritual. क्या बताया भारत माता को? कि वो बहुत शांत है, कंपोज्ड है, एकदम डिवाइन है एंड एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि गॉड का नाम उनको दे दिया भारत माता। समझा स्टूडेंट्स? तो ये पेंटिंग में उन्होंने उसको क्या बताया है? काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular press and was painted by different artists. अब स्टूडेंट्स यही इमेज, इसके ही अलग अलग फॉर्म्स में इमेजेस बनाए गए भारत माता के अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा। करेक्ट? तो भारत माता के इमेजेस बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में बने कि किसी आर्टिस्ट ने अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, किसी ने अलग किया, लेकिन सबसे पहला किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. तो ये हम देखेंगे कि मदर फिगर जो है, दैट इज बोल सकते हो मदर के टूवर्ड्स आपका जो डिवोशन है, इतना ट्रू लव है आपके कंट्री के टूवर्ड्स, तो ये क्या बताता है कि आप आपके नेशन के टूवर्ड्स क्या हो स्टूडेंट्स? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आप बहुत ही सच्चे हो। तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड में इतना ही है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम आनंद मत था, बराबर आनंद मत है। एंड उसमें ही उन्होंने वंदे मातरम जो है वो उसने पब्लिश कर दी। वंदे मातरम भी उन्होंने ही लिखी है। फिर उन्होंने भारत माता का इमेज बनाया। भारत माता का इमेज सबसे पहले उन्होंने बनाया, लेकिन उसको पेंट किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब उन्होंने पेंट करते करते उसको वो फिगर को बोल सकते हो पोर्ट्रे किया कि वो काम है, एकदम शांत है, कंपोज्ड है, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, भगवान की तरह।
इन मेनी ईयर्स हम देखेंगे अलग अलग आर्टिस्ट ने उनके फॉर्म्स बनाए एंड लोगों की नेशन के टुवर्ड्स फीलिंग है वो ये इमेज के थ्रू और ज्यादा। Ideas of nationalism also developed through movement to revive Indian folklore. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग जगह पे लोग गए, हमारे लीडर्स गए, उन्होंने वहां पर लोगों से फोकटेल्स कलेक्ट किए, उन्होंने जो हमारे नेशनलिस्ट है अलग अलग विलेजेस में रहते थे उन्होंने भी नेशन के लिए कुछ ना कुछ किया था, किसी ने सॉन्ग बनाया था, किसी ने स्टोरीज लिखी थी, तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर। तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना स्टूडेंट्स बंगाल में गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग विलेजेस में जाके राइम्स कलेक्ट की, पोएम्स है, फिर बैलेट्स कलेक्ट किए एंड वो सब उन्होंने एक बुक में पब्लिश कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर इसमें नटेसा शास्त्री है, उन्होंने एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाई। 4 वॉल्यूम कलेक्शन मतलब 4 बुक्स थी, तमिल फोक टेल्स, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ये एक बुक है जो इन्होंने लिखी। तो इसमें इतना ही है स्टूडेंट्स। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. Revive करना, वापस change करना. Nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. अब जो students ये है ना nationalist, वो जगह जगह गए, उन्होंने bards मतलब poems वगैरह जो होती है, फिर folk songs है, country के songs होते हैं, तो ये सब उन्होंने collect करना start कर दिया. And ये pictures जो है वो ये बताते थे students कि जो ब्रिटिशर्स है वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, वो गलत है, इसलिए हमें उन्हें भगाना चाहिए। समझ गए? रविंद्रनाथ टैगोर खुद गए थे बंगाल में, उन्होंने बहुत सारी जगह पे राइम्स कलेक्ट की एंड मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वैसे ही नटेसा शास्त्री ने भी 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाई थी, एक मैसेज पब्लिश की थी, फोक टेल्स थी, तमिल में थी एंड बोल सकते हो कि फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। As the nationalist, he believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and character. अब क्या स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि लिटरेचर है ना, लिटरेचर से जो बोल सकते हो कि हमने इमेज क्रिएट किया है भारत माता का या कंट्री का, वो इससे ही डिपिक्ट किया जाता है। लोगों के थॉट्स, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किए हैं बोल सकते हो ये लिटरेचर के फॉर्म में पब्लिश। So as the national movement developed, nationalist leaders become more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ते जा रहा था, डेवलप होते जा रहा था, जो लीडर्स है वो बहुत ही अवेयर हो गए कि आइकन सिंबल से क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरे कंट्री को यूनाइट किया जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स अब उसके बारे में आ रहा है। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, tricolor flag that is red, green and yellow. कौन सा है स्टूडेंट्स? RGY, red, green and yellow, ये डिजाइन किया गया। It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे ये इमेज जो है ना, यहाँ पर 8 लोटसेस है जो क्या करता है 8 प्रोविंसेस को बताता है, एंड एक मून है जो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। फिर गांधी जी ने क्या किया, 1921 में स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। स्वराज फ्लैग का कलर क्या था? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड बीच में एक स्पिनिंग व्हील था, यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर, तो बीच में एक स्पिनिंग व्हील है जो सेल्फ हेल्प के लिए आइडियल है, एंड इसी को यूज किया गया था ये फ्लैग को, कभी भी मार्च होता था या कुछ भी होता था। So students, this was all about today's session.